अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी। सेकेंड ईयर जोलॉजी के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, इस साल के लिए गेस्ट पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम साइंटिफिक रीजंस को डिस्कस करने जाएंगे, उनके सोल्यूशन को डिस्कस करने जाएंगे, एग्ज़ाम में किस तरह लिखना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी। तो लेक्चर नंबर 1 में हम 13 साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम जो है वो रिमेनिंग साइंटिफिक रीज़न को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न हमारे पास है, हाउ इज़ SCID डिफरेंट फ्रॉम एड्स। SCID एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और जबकि एड्स जो है ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई दोनों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, तो SCID और एड्स में क्या फ़र्क है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर देखें, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ एग्ज़ाम में भी वैसे ही लिख कर आना है, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले SCID का एब्रीवेशन और एड्स के एब्रीवेशन का फ़र्क। SCID स्टैंड फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। SCID की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ये एक बीमारी है। जबकि एड्स जो है वो क्या है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं होती, सिंड्रोम जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस होता है। सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैविंग सिंगल कॉमन ओरिजिन, जिसकी वजह एक होती है लेकिन कई बीमारियों का क्या होता है, मजमूआ होता है। जबकि SCID क्या है, डिजीज़ है, और एड्स जो है वो क्या है, सिंड्रोम है। पहला फ़र्क, SCID इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम एडिनोसिन डीएमाइनेस। SCID के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एब्रीवेशन का फ़र्क बता दिया और हमने कहा कि SCID एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमाइनेस, जिसे हम कहते हैं ADA। जबकि एड्स जो है वो किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, एड्स इज कोज बाय HIV वायरस। एड्स जो है वो एक वायरस की वजह से है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HIV वायरस, की वजह से एड्स की बीमारी होती है, जबकि SCID एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। जबकि SCID इज जेनेटिक डिजीज़। SCID के अंदर क्या है, जीन का मसला है ना, जीन जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना पा रहा, मसला सिंपल ये। जबकि क्या है, एड्स इज एक्वायर्ड डिजीज कॉज बाय वायरस। एड्स क्या है, जेनेटिक डिजीज नहीं है, एक्वायर्ड है, बाद में होने वाली बीमारी है। SCID क्या है, जेनेटिक डिजीज है, पैदाइशी तौर पर ये जीन में मसला होगा तो ये बीमारी होगी। जबकि एड्स जो है वो क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होता है, वायरस के जरिए फैलता है, तो ये क्या कहलाती है, एक्वायर्ड। बच्चे में भी अगर एड्स पैदाइशी तौर पर आता है तो वो माँ से आता है, तो एक्वायर्ड है, पैदाइशी तौर पर उसमें कोई मसला नहीं था। तो ये डिफरेंस था कि SCID और एड्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा साइंटिफिक रीज़न है, वाई इज साइनेप्स टर्म एज मोटर एंड प्लेट। तो साइनेप्स को मोटर एंड प्लेट क्यों कहा जाता है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप बाकायदा ये साइंटिफिक रीज़न लिखेंगे, वाई इज साइनेप्स टर्म एज मोटर एंड प्लेट, यूट्यूब पे लिखना और आगे सिन बोर्ड टीचिंग लिख देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे जिन बच्चों को तलाश करना। नेक्स्ट हमारे पास है, वाई डू नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। नाइडेरियंस जो है, फाइलम नाइडेरिया जो है, उसके ऑर्गेनिज्म का जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज क्यों होता है, ये भी पास पेपर में आ चुका है। इन नाइडेरियंस डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड बिकॉज ऑफ रेडियल सिमेट्री। इनकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की वजह से इनके अंदर डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया है। देयर इज़ नो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। रेडियल सिमेट्री आपका मालूम है ना कि सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई भी दो बराबर, किसी भी एक्सिस से आप दो बराबर हिस्सों में क्या कर सकते हो, इन ऑर्गेनिज्म को तकसीम कर सकते हैं, तो लिहाजा इनका कोई इंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं होता। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक नेटवर्क, एक जाल बिछा होता है जिसे कहते हैं नर्व नेट। क्या कहते हैं, नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन। बाकायदा एक जाली बनी होती है। द नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन विच इज वोवन थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस नर्व नेट इज नॉट हाईली डायरेक्शनल।
और इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हाईली डायरेक्शनल नहीं होती। जैसे अगर बात करें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दिमाग होता है, वो जैसे इन्फॉर्मेशन देता है, हाथ को इंस्ट्रक्शन देना है, हैंड को इंस्ट्रक्शन देना है तो हैंड हरकत करेगा, लेग को इंस्ट्रक्शन देना है तो सिर्फ लेग हरकत करेगा, जबकि यहाँ कोई डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is not directional is not highly directional, rather it diffuse। क्या होती है ये, डिफ्यूज होती है इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फैलती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, जहाँ से स्टिमुलेशन मिलता है पूरी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। इन दिस काइंड ऑफ नर्व द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज स्लो, और नर्व इम्पल्स जो होता है उसके जो सिग्नल होते हैं वो स्लो ट्रांसफर होते हैं, जबकि सेंट्रलाइज में क्या होता है, तेज़ी से क्या होते हैं, फास्ट ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन। एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है स्पोर्ट्समैन में क्यों होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये साइंटिफिक रीजन आप टाइप करें यूट्यूब के सर्च में और आगे सिंबोर्ड टीचिंग लिखे आपके सामने वो रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है वो अर्थवॉर्म को लोकोमोशन में किस तरह मदद करता है। In hydrostatic skeleton, movement is brought about by the contraction of two set of muscle। इसमें जो है वो दो तरह के मसल होते हैं, उससे ये हरकत होती है। एंड बॉडी फ्लूइड, और इसके अंदर क्या होती है, बॉडी फ्लूइड होती है, सर्विंग एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। वैसे लोकोमोशन इन अर्थफॉर्म के अंदर पूरा डायग्राम के जरिए हमने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हमने कहा इन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट ऑफ मसल, दो तरह के मसल होते हैं, और साथ ही साथ जो वो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होती है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है। हाइड्रो का मतलब पानी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल शॉर्टन द बॉडी, जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी शॉर्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल लेंथन द बॉडी, जैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी की लंबाई में इजाफा होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की साइज में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्रेस बॉडी फ्लूइड एन ऑर्गेनिज्म क्लो, और जो ये इंट्रैक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल सर्कुलर मसल ये बार बार बारी बारी से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। इस तरह वो रेंगते रेंगते क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये बाकायदा हमने लोकोमोशन इन अर्थफॉर्म में पूरा डायग्राम सामने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस साइंटिफिक रीजन को यूट्यूब सर्च में टाइप करना, आगे सिंबोर्ड टीचिंग लिख देना। व्हाई मोनोजाइगोटिक ट्विन हैव द सेम सेक्स, ये भी बाकायदा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये साइंटिफिक रीजन आप यूट्यूब सर्च में लिखकर आगे सिंबोर्ड टीचिंग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज आर्कियोटेरेक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोटेरेक्स एक फॉसिल है जो कई करोड़ों साल पहले ये जो है वो एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता था, उसका फॉसिल मिला है, और उसको माना जाता है कि ये शो करता है कि रेप्टाइल्स और परिंदे उनके दरमियान कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। क्यों, आइए उसको देखते हैं। आर्कियोटेरेक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दिस फॉसिल हैज़ फॉलोइंग फीचर। भाई इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है क्योंकि इसका जो फॉसिल है, यानी इस परिंदे के जो फॉसिल उसमें क्या क्या फीचर है, आइए देखते हैं। आर्कियोटेरेक्स हैज़ टीथ, उसके दांत थे। अ लॉन्ग टेल हैविंग 20 वर्टिब्रा, उसकी जो टेल थी, दुम थी, बहुत लंबी थी, जिसमें 20 वर्टिब्रा थे। विंग्स कंटेनिंग मूवेबल फिंगर विथ क्लो, और इसके विंग्स थे, उसमें क्या थे, मूवेबल फिंगर क्लो। विंग्स जब होते हैं तो क्लो नहीं होते ना, पंजे नहीं होते, इनके पास पंजे थे। विथ क्लोज, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शो लिंक विद रेप्टाइल्स। ये तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रेप्टाइल से क्या करते हैं, मिलते जुलते कैरेक्टर हैं। यानी एक ऐसा फॉसिल था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके कुछ फीचर परिंदों की तरह थे और कुछ क्या थे, कुछ जो फीचर्स थे वो रेप्टाइल्स की तरह थे। So scientists believe that Archaeopteryx is a good evidence of an evolutionary pathway leading to reptiles to birds। तो साइंटिस्ट का मानना है कि Archaeopteryx एक बेहतरीन एविडेंस है एवोल्यूशन के पाथवे में, जो शो करता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड के दरमियान कहीं ना कहीं लिंक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर प्लाज्मिड यूज इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आइए सबसे पहले देखें। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा जो लॉन्ग सवाल है हमने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ हम सिर्फ साइंटिफिक रीजन की बात करेंगे। प्लाज्मिड इज यूज इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज प्लाज्मिड आर स्मॉल। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन सम बैक्टीरिया। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम से हटकर क्या है, ज़्यादातर डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में, लेकिन ये क्या है कि क्रोमोसोम से हटकर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फाउंड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल क्रोमोसोम, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सलाहियत रखी है कि ये होस्ट सेल
यानी होस्ट सेल के क्रोमोसोम से हटकर जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है, यानी एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड से तीन प्लाज्मिड बन सकते हैं। प्लाज्मिड ऑलवेज कैरी वन और मोर जीन, इसमें एक या एक से ज़्यादा जीन मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड आर यूज टू प्रिपेयर रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल बाय रिमूविंग इट फ्रॉम देयर सोर्स। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको सोर्स से रिमूव करना आसान होता है। एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इनटू देम, और इसमें क्या करते हैं, फॉरेन जीन यानी किसी और का जीन उस प्लाज्मिड में डाल देते हैं। होस्ट सेल टेक अप दिस रिकॉम्बिनेट डीएनए एज वेक्टर, और होस्ट सेल क्या कर लेता है, इसको वेक्टर के तौर पे क्या कर लेता है, यानी वेक्टर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसको डीएनए मॉलिक्यूल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। देयर आफ्टर बोथ बैक्टीरिया एंड प्लाज्मिड रिप्रोड्यूस, और बाद में जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, प्लाज्मिड में क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है। इसीलिए प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज पार्किंसंस डिजीज डिफर फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज के मुकाबले में पार्किंसन डिजीज किस तरह मुख्तलिफ है, हमें वो बताना है। आइए, इन पार्किंसन डिजीज डीजनरेशन और डैमेज टू नर्व टिश्यू अकर विद इन द बेजल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। पार्किंसन डिजीज में क्या होती है, डीजनरेशन होती है, न्यूरॉन मरना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, नर्व टिश्यू या न्यूरॉन। अकर विद इन द बेजल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक मखसूस पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बेजल गैंग्लिया, अगर वहाँ के न्यूरॉन बनना शुरू हो जाते हैं तो उसे तब पार्किंसन डिजीज होगी। जबकि हंटिंगटन डिजीज क्या है, ये जेनेटिक डिजीज है। हंटिंगटन डिजीज इज ड्यू टू एन ऑटोसोमल डोमिनेट एलीन ऑन क्रोमोसोम 4, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 4 के अंदर जाकर एबनॉर्मेलिटी होती है, इस वजह से हंटिंगटन डिजीज की क्या होती है, बीमारी होती है। इन पार्किंसन डिजीज इंटेलेक्ट रिमेन अनअफेक्ट, इंसान की जो जहानत होती है वो क्या रहती है, अनअफेक्टेड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन हंटिंगटन डिजीज प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन अकर, हंटिंगटन डिजीज में आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो जहनी सलाहियत होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती रहती है, जबकि पार्किंसन में अनअफेक्टेड रहती है। इन पार्किंसन डिजीज स्टिफनेस, वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ द मसल अकर, पार्किंसन डिजीज में क्या होती है, स्टिफनेस होती है, मसल से वो अकड़ना शुरू जाते हैं, कमजोरी होती है, उसमें ट्रेमलिंग होती है, मामूली सी शिवरिंग होती है। जबकि इन हंटिंगटन डिजीज इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट अकर, हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है, मसल जो है वो बगैर इख्तियारात के क्या करता है, हरकत करना शुरू हो जाता है। पार्किंसन डिजीज इज ट्रीटेड बाय लियोडोपा विच इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द ब्रेन। पार्किंसन डिजीज का जो इलाज है वो क्या है, लियोडोपा नाम की एक दवाई है जो कि डोपामिन में जाके कन्वर्ट हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। जबकि हंटिंगटन डिजीज में क्या, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कॉज ऑफ मसल फटीग। इसके लिए आप मसल फटीग वाला जो सवाल करवाया वो पूरा आप लिख देंगे, भाई मसल फटीग की वजह बतानी है। कॉज ऑफ मसल फटीग आपको मालूम है ना, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन वगैरह जो भी है वो आपने उसमें लिख देनी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट है हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मेन, इंसानों के अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस तरह होती है। Abnormal development of men take place during embryological development, which is precisely controlled orderly sequence phenomena due to mutation, ultraviolet radiation। भाई एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो मैन के अंदर, इंसानों के अंदर होती है वो एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान होती है, जो कि क्या प्रिसाइजली कंट्रोल्ड ऑर्डरली सीक्वेंस फिनोमिना है, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बहुत ही परफेक्शन के साथ एक चीज़ की क्या होती है, बनावट बनती है। लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम के अंदर तब्दीली आ जाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज ग्रेन से प्रोड्यूस होती है, सम ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो है वो कुछ ड्रग इस्तेमाल कर ले, एबनॉर्मल सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ सम ग्लैंड, और प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान कुछ ग्लैंड एबनॉर्मल सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, यानी थायराइड हार्मोन और ये ग्लूको जो इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, कोई भी जो ग्लैंड्स है वो एबनॉर्मल सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू जाए या ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होना शुरू जाए तो भी अफेक्ट हो सकता है। सम काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज में बी लीथल डेवलप इन द न्यू इंडिविजुअल। तो हमने कहा जो नया पैदा होने वाला बच्चा होगा उसमें बायोकेमिकल्स या स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो यहाँ जाकर ओके, एक और हमारे पास साइंटिफिक रीज़न नंबर 13, हाउ डज पेंक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज के अमाउंट को कैसे कंट्रोल करता है। अब पेंक्रियाज जो क्या करता है, पेंक्रियाज रिलीज 2 हार्मोन्स, पेंक्रियाज जो वो क्या करता है 2 हार्मोन रिलीज करता है विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन ब्लड, जो ग्लूकोज की अमाउंट को ब्लड में क्या करता है, मेंटेन करता है। पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। अब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन।
जब भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, जब भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में जाकर कन्वर्ट करता है। When the level of glucose decrease in the blood, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोगोन, और ये पेंक्रियास क्या करता है, ग्लाइकोगोन नाम के हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा देता है, विच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इस तरह रेगुलेट कर दिया भाई। जब भी ग्लूकोज हाई हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने कन्वर्ट किया, इंसुलिन ने। जब भी ग्लूकोज कम हो गया, ग्लाइकोजन को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। किसने किया, ग्लाइकोगोन ने। इन दिस वे पेंक्रियास रेगुलेट्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इस तरह पेंक्रियास जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर रिमेनिंग साइंटिफिक रीजन को भी डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।